Hello guys, good morning. Today we are with you with again one more important video of the Bohr model part second. अब बोहर मॉडल के अंदर हमने रेडियस और वेलोसिटी कर ली थी, जो कि फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इनको। अब अपने को करनी है एनर्जी। अब एनर्जी होती क्या है, ये मान लो आप एटम है, उसका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है इन्फिनिटी पे। पहली बात तो इन्फिनिटी कोई लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होती। जो चीज किसी भी चीज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर होती है ना, वो उसके लिए इन्फिनिटी होती है। और एटम के लिए तो 1 सेंटीमीटर में उसका इन्फिनिटी आ जाता है। इज इट क्लियर? अब जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी पे माना है और इन्होंने इन्फिनिटी पे एनर्जी को एज्यूम किया है, आर्बिट्रेरी इन्फिनिटी पे एनर्जी जो है जीरो मानी है, ये एज्यूम की हुई है। आप कुछ और मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके बेटा, जब इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो मान ली तो वो जब न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, कोलम्बिक फोर्स से, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो होती है एनर्जी, वो टोटल एनर्जी जो हम किसी भी सिस्टम की जब लेते हैं ना, तो आप mgh लेते हो, पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्चुअल में उसकी नहीं होती, वो पूरे सिस्टम की होती है। मान लो ये मार्कर है, हम इसे घेर रहे हैं, तो ये मार्कर और उस सिस्टम जो अटैक कर रहा है, इन दोनों की एनर्जी है। अब टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। इज इट क्लियर? अब अगर हम बात करें इस न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस हैवी है और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे आ रहा है। r डिस्टेंस पे आ रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं ना, तो वो छोटे छोटे बहुत वेरी स्लो स्पीड से आ रहा है, वेरी स्लो स्पीड से आ रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्लोज टू जीरो माना गया, क्लोज टू जीरो। When electron is coming from infinite distance to r distance, then it is coming in very small pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्लोज टू जीरो माना गया। तो अब एनर्जी बच कौन सी गई? एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बच गई। अब यू से हमने एनर्जी को शो किया है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस में पड़े हुए प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ r डिस्टेंस तक खींच रही है। तो जब हम खींचेंगे एनर्जी लगा के, तो हमें काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F इनटू ds आप लिखते थे 9th में, अब F इनटू dr हो गया। अब जब छोटे छोटे पार्ट के रूप में हम खींच के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ ला रहे हैं, तो उनको ऐड करोगे ना, ऐड करोगे तो बेटा क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। अब यहाँ पे और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? ये r इज इक्वल टू इन्फिनिटी से r इज इक्वल टू r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दो चीजें क्लियर हुई, इन्फिनिटी पे एनर्जी एज्यूम की है जीरो, और अब ये जो एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम की है। इस सिस्टम में कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस है, अकेले की नहीं है। वो हम जनरली इजीनेस करने के लिए कह देते हैं कि वी आर फाइंडिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? अब जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी से r इज इक्वल टू r डिस्टेंस पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है कि ये कोलम्बिक फोर्स होता है, और कोलम्बिक फोर्स के जेट ई स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि ये Q1 लोगे तो ये Q2 लोगे, और Q1 क्या है? प्लस जेड ई, और ये E, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब फोर्स के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर इनटू में dr। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल दो, के जेड ई स्क्वायर बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा? dr अपॉन में r स्क्वायर। ये फिजिक्स में वेक्टर में आप पढ़ चुके हो अच्छे से। जब dr अपॉन में r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये -1 अपॉन में r होगा, और लिमिट इसकी r इज इक्वल टू इन्फिनिटी से r इज इक्वल टू r पे जा रही है। और फिर जब हमने इसको सही किया, तो ये हमारा इसको एक्चुअल सॉल्व किया, तो माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में r आ गया आपके पास, के जेड स्क्वायर अपॉन में
आर। अब ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटॉमिक सिस्टम आ गई, जिसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी निकाली है कि जेड स्क्वायर अपॉन में आर। आराम से करना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अब जो कूलम्बिक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेटेड मोशन सर्कुलर में सेंट्रीपिटल फोर्स से पैदा होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। और अब जो के जेड स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बन गया। ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने बेटा। यहां से आर कैंसिल हो गया, तो एम वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन में आर आ गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ काइनेटिक एनर्जी में एम वी स्क्वायर की जगह पुट करो, तो फिर आपके पास टोटल एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैंने के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कर दिया। और अब आपके पास क्या आ गया, फिर ये माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू के, अब हाफ का के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, अगर के जेड स्क्वायर अपॉन में आर से लेस होगा तो आपके पास माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन में आर बच गया। तो मतलब टोटल एनर्जी आपके पास ये आ गई। अब यहां से देखो तो काइनेटिक एनर्जी ये थी ना, काइनेटिक एनर्जी जो ये थी ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ही तो है। काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जो टोटल एनर्जी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ ही आ रहा है, सिर्फ साइन का फर्क है, कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा आपको। फिर काइनेटिक एनर्जी जो है और पोटेंशियल टोटल एनर्जी बराबर है, सिर्फ साइन का ही फर्क है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो आ रही है, जो हमने ये सॉल्व किया, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में सिर्फ साइन का ही फर्क है। उसके बाद अब आपके पास टोटल एनर्जी का जो फार्मूला मेरे पास फाइनली आ गया वो के जेड स्क्वायर अपॉन में 2r आ गया। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू डालनी है, रेडियस की वैल्यू और रटा मारने की जरूरत नहीं है, वहां से हमने पहले प्रूव कर रखा है, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू मैंने पुट कर दी, नीचे एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर 4 पाई एम जेड स्क्वायर आ गया। अब जब कांस्टेंट टर्म, ओके कांस्टेंट है, एन एच कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और जब इनकी वैल्यू डाली बेटा तो ये आपके पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गई। और ये एनर्जी की आपको वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 10⁻19 जूल पर एटम होता है। अगर जूल में मांगता है तो -13.6 को 1.602 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी -2.18 इंटू 10⁻18, डेसिमल के बाद 0.18 है ना, तो ऊपर -18 ही आ रहा है, और जेड स्क्वायर एन स्क्वायर जूल पर एटम। अब अगर हम बात करते हैं तो अगर वो मोल में मांगे तो इसको पर मोल में मांगे, जिसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जूल पर मोल आ जाएगी। तो आपको ले दे के फाइनली ये फार्मूले याद रखने हैं, और चार फार्मूले, चार ऑर्बिट की एनर्जी आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब मैंने बनाया था ना वो बोहर का सबसे पहला तो मैंने इसकी एनर्जी -13.6 लिखी थी और रेडियस a0 लिखा था, वो इससे तक कनेक्टेड था। फिर E2 -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चार तक तो आपको वैसे याद ही होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होगी। और फिर अब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिटी पे 0 है। इस तरीके से ये आपके पास एनर्जी का डेरिवेशन है। अब अगर हम बात करें तो जब आप 11th स्टैंडर्ड के लेवल तक करोगे तो 11th स्टैंडर्ड के लेवल तक डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फार्मूले से काम चल जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इनकी शॉर्ट फॉर्म में समझा दूंगा बोर मॉडल,
सारे फार्मूले लिख दूंगा, उनको ध्यान रखना है। डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया है, उससे आपने करना है। और इधर से एक बात आती है, जब रेडियस का फार्मूला लिखते हैं ना बेटा, रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रही है, और जो वेलोसिटी आई थी इलेक्ट्रॉन की वो भी शेल बढ़ने के साथ कम होती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी आई थी? 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकंड आई थी। इसको लाइट के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है। लाइट की वैल्यू 10⁸ होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है इससे। ओके बेटा, उसके बाद जो टोटल एनर्जी है वो भी शेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। ये सारे आपको कॉम्पिटिटिव में इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से याद करना। और बोहर का मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था, लेकिन फाइनली ये भी फेल हो गया क्योंकि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो बनेगी 5-7 मिनट की, उसमें इसकी फेलियर्स बताएंगे और सारे इसके फार्मूले एक बार लिख दूंगा, वो आपका की कंसेप्ट हो जाएगा। जब आपको डेरिवेशन देखनी है तो बेटा इस तरीके से देखना, और एक बार डेरिवेशन के थ्रू ही कर लेना। वैसे ये सारा पार्ट फिजिक्स में आता है आपके। ओके बेटा, नाउ इट्स you enjoy the Bohr model. We will meet tomorrow in live class. Goodbye beta, bye.